A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zunexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 के बारे में। तो ये क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। हम लोग बात करेंगे 1870 से लेकर 1947 तक के टाइम पीरियड की, जब तक भारत आज़ाद होता है। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ तो ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को समझ लेते हो तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। आई विल से 70% ऑफ द कॉन्सेप्ट यू विल अंडरस्टैंड। 30% में सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें बचती हैं जिसमें कि आपको फैक्ट्स को लर्न करना है। तो फैक्ट्स को आप तभी लर्न कर पाते हो जब आपको बेसिक जो फ्रेमवर्क जो होता है आपके माइंड में अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। सो अभी तक हम इसके 2 पार्ट्स को पढ़ चुके हैं। ये इसका 3rd पार्ट है और लास्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई डिटेल्स सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज़ भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर दिए जाते हैं। इस चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को हिस्ट्री के पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्रोनोलॉजी देती हूँ, टाइमलाइन आपको मैं बताती हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि एंशंट और मेडिवल के 2 पार्ट्स है, लेट मेडिवल पीरियड और अर्ली मेडिवल पीरियड, और उसके बाद आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो ये सारा जो है फ्लो आपको समझना पड़ेगा। हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम अब तक समझ चुके हैं कि किस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स के आने से, ब्रिटिशर्स ने हमें अपना कॉलोनी बना लिया था। वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो हम अपने आप को ब्रिटिश इंडिया कहते थे। तो जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें किस तरीके से चेंजेस आ रहे थे। हमने अभी तक बात किया कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए, ट्राइबल लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आए, पीजेंट्स की लाइफ में क्या चेंजेस हैं, वुमेन की कंडीशन में कैसे सुधार होता है, एजुकेशन सेक्टर में क्या काम होता है, सोशल रिफॉर्म्स कौन से होते हैं, किस तरीके से जो है कास्ट रिफॉर्म्स होते हैं, और ये सारी चीज़ों के बारे में अब तक हम लोग बात कर चुके हैं। इस चैप्टर में अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जब तक ये सारे रिफॉर्म्स चल रहे हैं, अब जो है लेट 19th सेंचुरी की अब हम बात कर रहे हैं, मतलब 1857 के लेटर ऑन वाले पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो लेट 19th सेंचुरी की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो लेट 19th सेंचुरी आते आते लोगों जो थे, हमारे इंडियंस जो थे, हम उनको समझ में आने लगा था कि हम लोग जो है एक डाइवर्सिफाइड नेशन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे लोग यहाँ पे धर्म रहते हैं, अलग अलग तरीके के कलर्स हैं उन सब लोगों के, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट स्टिल वी आर द पार्ट ऑफ दिस इंटायर सब कॉन्टिनेंट। तो हम इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, हम सब लोग जो है एक पूरा पार्ट है, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है ये हमको समझ में आने लग गई थी। कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आने लग गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं अगर हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो हमारी कंट्री के अंदर वो फ़ायदा उठाने के लिए आ रहे हैं। जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो उनके फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी उनके फ़ायदे के लिए। तो अब तक जो है हमने बात किया था कि किस तरीके से जो थी मिडिल क्लास जो है उसने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया था। उसकी वजह से क्या होना शुरू हुआ, उन लोगों ने जो है वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उसके लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया, वहाँ की किताबें पढ़ी। लोग बाहर जाते थे, आर्मी का पार्ट बन चुके थे, तो लोग ओवरसीज सीज क्रॉस करके बाहर जा रहे थे। तो उनको समझ में आ रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग जो है कुछ इन्फीरियर है, तभी जो है ब्रिटिशर्स हमको रूल कर रहे हैं, जो वाइट मैंस बर्डन थ्योरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको ये समझ में आना शुरू हो गया था। तो अब क्या होता है, 1857 के बाद जो होती हैं कुछ इस तरीके की एसोसिएशंस की फॉर्मेशन होती है जो हम पढ़ चुके हैं। कुछ एसोसिएशंस बनती हैं, इसलिए बनाई जाती हैं, बेसिकली एसोसिएशंस इसलिए बनती थी क्योंकि हम जो इंडियंस हैं वो अपना जो रिसेंटमेंट है उसको वेंट आउट कर सकें और किसी दोबारा से 1857 की तरह हम रिवोल्ट ना कर दें। तो बेसिकली वो कारण था एसोसिएशंस को बनने देने का कि क्यों इंग्लिश लोग हैं उन्होंने अलाउ किया कि एसोसिएशन बना ली जाए। फिर 1878 में आर्म्स एक्ट आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, इल्बर्ट बिल आता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इंडियंस को और ज़्यादा प्रोवोक कर रही हैं। हम जो मिडिल क्लास इंसान है उसको बहुत प्रोवोक कर रही हैं। आप कोई हथियार नहीं रख सकते, ब्रिटिशर्स हथियार रख सकते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होगा तो आपका जो प्रेस जो है उसको सीज कर दिया जाएगा। इल्बर्ट बिल क्या कहता था कि इंडियन जजेस जो हैं वो भी ब्रिटिशर्स को ट्राई कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपोज किया। तो उनकी हिपोक्रेसी सामने आ रही है। अब धीरे धीरे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने बात किया था कि वो स्टार्टिंग में जो है वो मॉडरेट फेज में थी, मतलब मॉडरेट्स जो थे वो उसको डोमिनेट किया करते थे। लेटर ऑन जो है एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। मॉडरेट्स वो लोग थे जो कि सिंपल मेथड्स को यूज़ किया करते थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेथड्स हैं उनको वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल पिटीशंस फाइल करेंगे,
जो है वो तमीज़ से बात करना पसंद करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो कहते थे कि नहीं, मॉडरेटर्स के जो तरीके हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला, तो वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेना पसंद करते थे। लेकिन मैंने आपको बताया था मॉडरेटर्स जो थे उस टाइम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग थे। एक्सट्रीमिज़म के बारे में हमने बात किया, बालपाल लाल के बारे में हमने बात किया। फिर आता है, हमने बात किया कि 1905 में होता है 1905 में होता है बंगाल का विभाजन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन क्यों किया जाता है? ताकि जो है वो जो मूवमेंट है, जो पूरा एक मूवमेंट चल रहा है, जो वो प्रबुद्ध वर्ग है, जो सचेत हो गया है अब ज़्यादा, उसके अंदर अवेयरनेस आ गई है, जो कि प्रिंटिंग प्रेस बना रहा है, जो कि न्यूज़पेपर छाप रहा है, उसको डिवाइड कर दिया जाए। तो बंगाल का पार्टीशन का मोटिव यही था, ताकि उस मूवमेंट को डिवाइड कर दिया जाए। तो बंगाल का पार्टीशन 1905 में अनाउंस होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग कहती है वी आर ओके विद द पार्टीशन। लेटर ऑन जो है पार्टीशन को रिपील कर दिया जाता है। सूरत का स्प्लिट होता है 1907 में ही। स्प्लिट में क्या होता है कि मॉडरेट जो होते हैं एक्सट्रीमिस्ट से अलग हो जाते हैं। 1915 में दोबारा यूनाइट होते हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन होता है। लखनऊ पैक्ट की खास बात क्या थी? लखनऊ पैक्ट में जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मतलब हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम जो है, मतलब कांग्रेस हिंदू नहीं थी कांग्रेस, बट बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर हिंदू एट दैट टाइम। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है साथ आ जाते हैं लखनऊ पैक्ट में 1916 में। उसके बाद आता है वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। 1914 की बात है। इन बिटवीन वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है। तो वर्ल्ड वॉर शुरू होने की वजह से हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडियंस को अपनी इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश करने के लिए। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश होती हैं। 1915 में तभी क्या होता है, महात्मा गांधी आ रहे हैं। महात्मा गांधी जो है वर्ल्ड नोन लीडर बन चुके हैं अभी तक, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा से काम किया है। तो महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे हम। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। तो अब जो होता है 1919 की बात आ जाती है। अब तक महात्मा गांधी आ चुके हैं। 1919 में क्या होता है, रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट क्या कहता है? रॉलेट एक्ट में होता है कि किसी भी इंडियन को, किसी भी पर्सन को बिना किसी ट्रायल के उसको जेल में डाला जा सकता है, और उसके तहत बहुत सारे लीडर्स को जेल में भी डाला गया था। तो इस एक्ट के प्रोटेस्ट में जो है हड़ताल की जाती है, पीसफुल हड़ताल। तो पीसफुल हड़ताल की जाती है। जलियांवाला मैसेकर होता है 1919 में। जो पीसफुल लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर जो है वो इकट्ठा हुए थे बाग में, उनके ऊपर गोलियां बरसा दी जाती हैं जनरल ओ डायर के द्वारा। तो बहुत सारे लोग मास में मारे जाते हैं, और जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है अपना टाइटल भी छोड़ देते हैं। तो ये 1919 की बहुत ज़्यादा दुखद घटना थी। फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर में, यहाँ तक का चैप्टर हमने 2 पार्ट्स में पढ़ लिया था। तो अब हम बात करते हैं कि 1919 तक रॉलेट एक्ट आया, उसके प्रोटेस्ट में जो है हमारे यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। गांधी जी आ चुके हैं, क्योंकि वो बोलते हैं लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। 1919 में ही जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। अब आता है 1920। अब ये कौन सा टाइम पीरियड है? 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। तो 1920 में होता है 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब इंडिया के अंदर जो 2 मेजॉरिटी प्रॉब्लम चल रही थी। पहली प्रॉब्लम ये चल रही थी कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। गांधी जी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और पूरी पब्लिक भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। दूसरी बात क्या है, अभी 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, हिंदू मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आ चुके हैं। तो मुस्लिम और कांग्रेस लीग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब गांधी जी बोलते हैं 1918 के बाद क्या हुआ, ओटोमन एम्पायर जो है उसको सैक किया जा रहा है। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो खलीफा होगा अब मुस्लिम्स का लीडर नहीं होगा। अब इंडिया के अंदर मुस्लिम्स रहते हैं, तो इंडिया के अंदर रहने वाले मुस्लिम्स जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, हम जो है खलीफा को ही अपना लीडर मानते हैं। अब उसको बोला जाता है कि भाई इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट शुरू होता है खिलाफत मूवमेंट। इसका नाम ही है खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ में मिली हुई है मुस्लिम लीग। तो ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। खिलाफत का जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जो खलीफा है उसको हम अपना लीडर मानेंगे। बट 1920 तक आते आते, लेटर ऑन जो है 1922 तक आते आते हम पढ़ेंगे कि खिलाफत वाला क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, ऑटोनोमन एम्पायर का अंत हो जाता है, तो खलीफा जो बचता ही नहीं है। बट ये वो टाइम पीरियड था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ साथ मिलकर काम कर रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चाहे तो दोनों ने साथ साथ चलाया था खिलाफत एजिटेशन के साथ। कारण क्या था इसको चलाने का? इसको शुरुआत का कारण ये था क्योंकि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जलियांवाला बाग में सैकर हो रहा है, साथ में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है तो ओटोमन एम्पायर को सैक किया जा रहा है। तो ये चीज़ आप समझिए कि खिलाफत जो क्वेश्चन है वो नॉन कॉपरेशन के साथ में चल रहा है। क्रोनोलॉजी में आपको रटवाती जा रही हूँ बार बार रिपीट मोड में। तो अब क्या हो चुका है, अब ये हो चुका है कि ब्रिटिशर्स जो है 1920 में उन्होंने टर्किश सुल्तान के ऊपर ट्रीटी लगा दी है। बट मैंने जैसे आपको बताया कांग्रेस ने उसको पूरा सपोर्ट किया मुस्लिम लीग को, क्योंकि दोनों साथ साथ काम कर रहे थे। उस टाइम जो खिलाफत एजिटेशन चल रहा था उसके 2 लीडर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो उस टाइम पे जो ये खिलाफत क्वेश्चन था, मोहम्मद अली और शौकत अली 2 लीडर्स आते हैं, उनके साथ में गांधी जी पूरा कॉपरेट करके, इनफैक्ट पूरा इंडिया कॉपरेट करता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जिसमें पंजाब रॉन्ग जो जलियांवाला बाग में हुआ था और खिलाफत रॉन्ग जो होता है उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट चल रहा है और स्वराज हमको प्राप्त करना है। ठीक है, ये सब चल रहा है।
बहुत सारे उसमें होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ देते हैं और वो नॉन कॉपरेशन, मतलब हम आपके साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन जिसको हिंदी में कहा जाता है। बहुत सारे जो लॉयर्स हैं जैसे कि मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी, आसफ अली, ये सब क्या करते हैं, अपनी लॉ प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। ब्रिटिश टाइटल्स जो होते हैं वो सरेंडर किए जाते हैं। बॉयकॉट चल रहा है कि हमको आपके टाइटल्स भी नहीं चाहिए। लोग जो हैं ब्रिटिश क्लोथ की बॉनफायर लगा देते हैं, पूरी की पूरी आग लगा देते हैं, उस कपड़ों में बॉनफायर कर देते हैं उसको। इम्पोर्ट जो है ब्रिटिश गुड्स का वो फॉल करता है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि हम आपको ब्रिटिश से आने वाला जो सामान है ब्रिटिशर्स का, उसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे, और उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। स्कूल कॉलेजेस को भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, उनके टाइटल्स भी सरेंडर कर दिए गए। तो ये सब चल रहा है। अब आप एक ये समझिए, ये वो टाइम पीरियड शुरू हो चुका है गांधी जी के आने के बाद, जिसमें कि लोग अवेयर होना शुरू हो गए हैं। अब तक पता है क्या हो रहा था? टिल दिस टाइम, लाइक बिफोर द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी एंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो मूवमेंट चल रही थी ना, वो चल रही थी उन लोगों के द्वारा जो कि प्रबुद्ध वर्ग था, मतलब जो लर्नेड पीपल थे वो मूवमेंट चला रहे थे। बट अब क्या होता है, 1922 के आसपास आप देखना शुरू करेंगे महात्मा गांधी के आने के बाद, कॉमन लोग जो है अपने आप को उस मूवमेंट में शामिल करते हैं। तो लोग इनिशिएटिव लेते हैं। तो लोगों के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव में देखेंगे हम खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गांधी जी द्वारा लेड किया गया था। तो खेड़ा सत्याग्रह, पाटीदार पीजेंट्स जो हैं उन्होंने नॉन वायलेंट जो है खेड़ा सत्याग्रह किया था। कोस्टल आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा था, लिकर शॉप जो होती थी उनको लूट लिया जा रहा था। गुंटूर में क्या हो रहा था, फॉरेस्ट सत्याग्रह चल रहा था अगेंस्ट ग्रेजिंग फी एंड फॉरेस्ट रेगुलेशन, मतलब फॉरेस्ट के ऊपर फीस लगा दी गई थी, मतलब जो जानवर घास भी खाने जाएंगे तो उसके ऊपर भी फीस थी फॉरेस्ट के अंदर, तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा था। सिंध और बंगाल में चल रहा था मुस्लिम ट्रेडर्स पीजेंट्स वर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन अलायंस, तो ये उसके अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब में जो चल रहा है अकाली एजिटेशन चल रहा था उस टाइम पे, सिख जो है रिमूव कर रहे हैं करप्ट महंत को गुरुद्वारा से। असम के अंदर जो टी गार्डनर लेबरर्स हैं उन्होंने उनको छोड़ दिया है टी गार्डन्स को, उन्होंने बोला वेजेस को इंक्रीज करो। यूनाइटेड प्रोविंसेस में क्या चल रहा है, प्रेसिडेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ मैनेज टू स्टॉप द इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, जो वहाँ पे जो काम करते हैं, जो मजदूर काम करते थे, जो किसान काम करते थे छोटे, उनको निकाला जा रहा था, तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। पॉइंट यहाँ पे ये समझने का है कि अब जो है मूवमेंट लोगों तक आ गया है, मास मूवमेंट बन चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ एलीट का मूवमेंट नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेटेड क्लास का मूवमेंट नहीं बचा। अब जो है इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है 1920 के आसपास कि लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। वी आर इन 20th सेंचुरी नाउ, तो अब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब क्या होता है 1922 से लेकर 1929 तक क्या क्या इवेंट्स होते हैं हम बात करेंगे। क्योंकि 1922 तक क्या हुआ, खिलाफत क्वेश्चन एंड हो गया, खलीफा ऑटोनोम एम्पायर को सैक कर दिया गया, तो खिलाफत वाला क्वेश्चन एंड हो जाता है। अब 1922 में क्या होता है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको रोका जाएगा, मतलब खत्म किया गया, विड्रॉ कर लिया गया। क्यों विड्रॉ होता है, चौरा चौरी के इंसिडेंट्स की वजह से। गांधी जी ने बोला था कि भैया पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, मास प्रोटेस्ट, क्योंकि पीसफुल ही होना चाहिए। अगर मास प्रोटेस्ट के अंदर वायलेंस शुरू हो जाती है तो उसको लॉन्ग टर्म आप नहीं चला सकते। ये आपने अपने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के अंदर भी आपने देखा है, या वर्ल्ड ओवर कॉन्टेक्स्ट में भी आप प्रेजेंट मूवमेंट में भी देख सकते हैं। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे मासेस, तो प्रोटेस्ट जो है बहुत शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो ही प्रोटेस्ट जो है वो लंबा चलेगा। अगर वायलेंस शुरू हो गया तो प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, दिस यू नो वेरी वेल। तो चौरा चौरी में क्या हुआ था 1922 में, जो किसानों का एक ग्रुप था उसने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, और पुलिस स्टेशन के अंदर जितने पुलिस वाले थे वो सारे मारे जाते हैं। गांधी जी इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले रहे हैं, हम उसको खत्म कर रहे हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होता है चौरा चौरी इंसिडेंट्स के बाद। अब क्या बात होती है, 1922 में ये खत्म हो गया, राइट। अब होती है बात स्वराजिस्ट हैं और नो चेंजर हैं, दो तरीके के लोग हैं अभी भी। पहले कौन से थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। 1907 में सूरत का स्प्लिट हुआ था, 1915 में उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया था, 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ साथ आए थे। ये सब हमने पढ़ा। अब बात कर रहे हैं हम 1922 की। 1922 में हम आ चुके हैं। अब 1922 में दो तरीके के लोग प्रेजेंट हैं, एक स्वराजिस्ट हैं, एक नो चेंजर्स हैं। स्वराजिस्ट जो है उनका ग्रुप है मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास वाला ग्रुप। वो ये कहता है कि भैया हमें जो है ना, कांग्रेस जो है उसको इलेक्शन फाइट करने चाहिए, हमें असेंबली में घुसने की कोशिश करना चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, हम लोग इलेक्ट होंगे और फिर हम इलेक्शन के थ्रू जो है इन तक अपनी बात पहुँचाएंगे अंग्रेज़ों तक, और मतलब हम खुद रूल करना शुरू करेंगे असेंबली में आकर, ठीक है। नो चेंजर्स कहते हैं कि भाई नहीं, इलेक्शन फाइट करने से कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग जो है ग्राउंड लेवल पे अपना काम करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सही काम कर रहा था, दोनों सही काम कर रहे थे, दोनों की ज़रूरत है, दोनों को अपना अपना काम कर रहे थे।
स्वराजिस्ट अपना काम कर रहे थे और नो चेंजर्स अपना काम कर रहे थे। ग्राउंड लेवल पे काम करना भी बहुत ज़रूरी था। नो चेंजर्स ने स्ट्रेस दिया कि कांग्रेस जो है उसको कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए रूरल एरिया में, तो उसके तहत जो है कांग्रेस ने बहुत सारे आश्रम्स बनवाए। गांधी जी जो खुद जो है साबरमती आश्रम में रहते थे, अनटचेबल्स के लिए काम किया गया, हरिजन के लिए काम किया गया इस टाइम पर, ठीक है। तो स्वराजिस्ट और नो चेंजर वाला चेंज आपको कब देखने को मिलता है? 1922 में। पहले वाला मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वाला जो दो फैक्शन में डिवीजन थे कांग्रेस के अंदर, वो था 1907 में, उससे पहले। तो अब क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड भी जिसमें आरएसएस का फॉर्मेशन भी होता है। तो आरएसएस बनाई जाती है 1920 के मिड में, 1925 के आसपास। ये वो भी टाइम है जब रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह जो है वो इस पीरियड में एक्टिव है। अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? 1922 के वाला। 1931 में जो है भगत सिंह को फांसी दिया जाएगा, तो ये उससे बीच वाला पीरियड है 7-8 साल का। इस टाइम पे जो है भगत सिंह बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। 1927 में एक साइमन कमीशन आता है। साइमन, अब देखिए इतनी सारी एजिटेशन चल रही हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारी एजिटेशन चल रही है। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, पहला वर्ल्ड वॉर। इंडिया के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, चौरा चौरी का इंसिडेंस हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया गया। इंडियंस जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं असेंबली इलेक्शंस में। अब क्या होता है, 1927 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन इसलिए आया था ताकि वो डिसाइड कर सकें इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर। बट साइमन कमीशन जो इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए आ रहा है, कमीशन है, उसके अंदर लोग होते हैं, उसमें से एक भी बंदा इंडियन नहीं है, सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं। मतलब ब्रिटेन जो है बैठ के इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है। तो इस वजह से जो है हमारे सारे के सारे लीडर्स नाराज हो गए। साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया, लोगों ने काले झंडे लगा के जो है प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया। ये जो आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, लोग काले झंडे लेकर खड़े हुए हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन। तो ये वो वाला टाइम है जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 1927-28 के आसपास। तो इस टाइम पे क्या होता है, लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय भी मारे जाते हैं। तो ये वाला स्टोरी भी आपको याद रखना पड़ेगा। लाला लाजपत राय मारे गए हैं इसमें प्रोटेस्ट करते वक्त, क्योंकि क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा है, राइट। कांग्रेस जो है उसने इस टाइम पे क्या किया, 1929 में क्या हो रहा है, रिजॉल्व टू फाइट पूर्ण स्वराज। लाहौर सेशन होता है 1929 में, मतलब साइमन कमीशन 27 में आ रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं 27-28 में। 1929 में पूर्ण स्वराज के लिए जो है लाहौर में सेशन होता है और पूर्ण स्वराज के लिए रिजोल्यूशन लिया जाता है कि हम पूरा स्वराज प्राप्त करेंगे। हमें सिर्फ असेंबली में नहीं आना, हमें अपना पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है हमारे खुद के कंट्रोल में चाहिए। तो 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास किया जाता है। इसी के तहत 26 जनवरी 1930 जो है अगले साल जो है, मतलब सेशंस कब होते थे, कांग्रेस के सेशंस होते हैं जनरली नवंबर-दिसंबर के आसपास होते थे, और अगले जो जनवरी है 26 जनवरी 1930 जो है उसको इंडिपेंडेंस डे घोषित किया जाता है वहाँ के कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा। उनको बोला जाता है कि हमारी कंट्री का इंडिपेंडेंस डे है। इसी को इम्पोर्टेंस देने के लिए हम जो है अपना रिपब्लिक डे जो है बनाते हैं। कब बनाते हैं? 26 जनवरी को, ठीक है। तो यू शुड लिंक ऑल्सो बोथ दीज इवेंट्स। तो अब हम कहाँ चल रहे थे, 1922 से 1929 वाले टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। 1922 के बाद जो है स्वराजिस्ट और नॉन चेंजर्स आ चुके हैं। 1927 में साइमन कमीशन आ रहा है, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है, उस विरोध में लाला लाजपत राय मारे जाते हैं। 1929 में पूर्ण स्वराज वाला सेशन होता है लाहौर में, जिसके तहत क्या है, पूर्ण स्वराज को घोषित किया जाता है, और घोषित किया जाता है 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। ये देखिए, ये चित्तरंजन दास हैं जो कि लॉयर फ्रॉम ईस्ट बंगाल है, जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया बहुत बढ़ चढ़ के। ये सब हो गया, वहाँ पे पूर्ण स्वराज के लिए बोला गया। 1930 के 26 जनवरी को हमने बोल दिया इंडिपेंडेंस डे। अब जो है रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो है, मैं आपको बताती हूँ, मॉडरेट्स अपना काम करते हैं। एक वर्ग ऐसा होता है जो कि रिवोल्यूशनरी होता है। तो रिवोल्यूशनरी ग्रुप कौन सा था, रेडिकल ग्रुप कौन सा था, भगत सिंह वाला। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और जो सुखदेव हैं, ये अपना रिवोल्यूशनरी वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये फाइट कर रहे हैं, डायरेक्ट फाइट में इन्वॉल्व हैं कॉलोनियल रूल के साथ। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने अपनी एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकल एसोसिएशन बनाई है, HSRA, 1928 में बनाई गई है फिरोजा कोटला दिल्ली के अंदर। तो ये एसोसिएशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ के ऊपर काम कर रही है। तो 1928 में भगत सिंह क्या करते हैं, वो असैसिनेट कर देते हैं भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु मिलकर असैसिनेट कर देते हैं सॉन्डर्स को। तो सॉन्डर्स मर्डर किया जाता है। अब पुलिस ऑफिसर, ये कौन है सॉन्डर्स, जिसने कि लाठी चार्ज करवाया था लाला लाजपत राय के ऊपर, और लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी किस टाइम पर, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। तो इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं, ये तीनों मिलके सॉन्डर्स का मर्डर कर देते हैं। 1929 में क्या करते हैं भगत सिंह और DK दत्त, बॉम्ब डाल देते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में।
क्यों डालते हैं बॉम्ब? प्रोटेस्ट में, वो बताने के लिए कि हमको आपकी लेजिस्लेटिव, हम आपकी सत्ता को नहीं मानेंगे, तो प्रोटेस्ट में जो है बॉम्ब डाल दिया जाता है। इसी की वजह से 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो तीनों को हैंग कर दिया जाता है 1931 मार्च में। तीनों को है फांसी की सजा दी जाती है। इसके बारे में बोला जाता है कि गांधी जी के बारे में जब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि गांधी जी ने बहुत सारी डिमांड रखी गई थी उस टाइम पर, तो गांधी जी को बता दिया गया था कि भाई हम ये वाली डिमांड नहीं मान रहे आपकी, तो गांधी जी एग्री करते हैं। तो इसीलिए जो है गांधी जी से भी नाराज होती है बाद में जनता। अब जो है 1931 में जो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट हैं तीनों को हैंग कर दिया जाता है। इस तरफ गांधी जी क्या काम कर रहे हैं उस टाइम पे 1930 में? वो क्या कर रहे हैं, डांडी मार्च हम ऑब्जर्व करते हैं। डांडी मार्च किस लिए किया जाता है? सॉल्ट जो है बनाया जाता है, डांडी से मार्च किया जाता है, साबरमती से लेकर डांडी तक मार्च किया जाता है। डांडी कोस्टल प्लेस है, वहाँ पर जाके गांधी जी जो है नमक बनाते हैं, पानी को उबालते हैं, उससे नमक बनता है और नमक बनाया जाता है। अभी क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि नमक पे भी टैक्स लगना शुरू हो गया था, तो उसके प्रोटेस्ट में जो है नमक खुद बनाया गया था। गांधी जी द्वारा लड किए गए जितने भी भारतीय हैं वो कहते हैं कि हम नमक के ऊपर टैक्स नहीं देंगे, हमारा ही नमक है, हम ही खुद बना सकते हैं, उस पर हम क्यों टैक्स दें? बेसिक कमोडिटी है नमक खाने की, तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे। इस जो डांडी मार्च है इसमें पार्टिसिपेट करती है सरोजनी नायडू भी। सरोजनी नायडू जो है फर्स्ट वुमेन है जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया था कांग्रेस का। ठीक है, कब बनाया गया ना? 1925 में उनको कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी वो 1925 में, और ये बात हो रही है हमारी 1930 की। तो जो सरोजनी नायडू है अब तक एस्टेब्लिश विमेन लीडर बन चुकी है। तो सरोजनी नायडू जो है गांधी जी से परमिशन लेती हैं कि विमेन जो है वो भी हमारी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगी, तो एग्री किया जाता है और अब विमेन का पार्टिसिपेशन भी शुरू हो गया। कब से? 1925 के बाद से, मतलब 1930 जब 1925 में सरोजनी नायडू बनती है उसके बाद से विमेन का पार्टिसिपेशन जो है अच्छा खासा शुरू हो जाता है हमारी मूवमेंट के अंदर। अब जो डांडी मार्च है उसके बाद क्या किया जाता है? कौन सा मूवमेंट आता है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको बोला जाता है हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, तो सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत होती है डांडी मार्च के साथ। तो डांडी मार्च किया जाता है 1930 में और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर विमेन ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। अब आता है 1935 का टाइम। हम जो है फास्ट फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड ताकि बेसिक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में बैठ जाए। इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले 11th-12th क्लास में, सो डोंट वरी अबाउट दैट अगर कुछ स्किप हो रहा है तो 1935 में क्या हो रहा है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ऑफ 1935, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है। गवर्नमेंट जो है अनाउंस करती है, इलेक्शन होते हैं प्रोविंसेस में 1937 में। इस इलेक्शंस में जो है इंडियंस बहुत अच्छा काम करते हैं, 11 में से जो 7 सीटें हैं इंडियंस के पास आ जाती हैं। इसी टाइम पे क्या हो रहा है? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है। पहली वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 14 से 18 चलती है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है, 39 से शुरू होती है एंड होता होते 44-45 आ जाएगा, राइट। तो अब क्या है? दूसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है। अब जो है हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। तो अब क्या हो रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू होती है तो जो कांग्रेस के लीडर्स बोलते हैं कि हम इंडियंस जो है पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग जो कांग्रेस है पूरा पार्टिसिपेट करेगी वर्ल्ड वॉर में आपके साथ में, ब्रिटेन के साथ मिलके। बट उन्होंने कंडीशन लगाई कि भाई अगर कंडीशन ये है कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमको इंडिपेंडेंस मिल जाना चाहिए। बट ये जो कंडीशन है ये ब्रिटिशर्स ने मानने से मना कर दी, तो इसलिए जो है कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी मिनिस्ट्रीज से रिजाइन दे देते हैं इस टाइम। तो आप समझिए, देखिए कि ब्रिटिशर्स का जो है आपको यहाँ पे ड्यूअल कैरेक्टर नजर आएगा। ड्यूअल कैरेक्टर में आपको क्या दिखेगा? एक तरफ वो बोलते हैं कि हम आपको आपका रूल देना चाहते हैं, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, अलग अलग कमीशंस लेकर आ रहे हैं वो। बट दूसरी तरफ जब हम ये 1939 की बात हो रही है, 1939 की बात हो रही है, तो 1939 में भी जब उनसे बोला जाता है कि आप जो है वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमको हमारी इंडिपेंडेंस दे दीजिए, तो उसके लिए भी ये लोग मना कर देते हैं। तो नाउ यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, इस वजह से शुरू होता है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। इन लोगों ने मना कर दिया, वर्ल्ड वॉर चल रही है, हमारे मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया, तो सब कुछ डामाडोल टाइप चल रहा है। अभी कांग्रेस अपना काम कर रही है, उसके सेशंस हो रहे हैं। अब होता है क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत। महात्मा गांधी जो है लॉन्च करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है एट द सेशंस ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन मुंबई, तब जाके मुंबई के अंदर इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पे दिया जाता है एक नारा, डू और डाई, करो या मरो। अब जो है ये वो वाला टाइम पीरियड है जब बिल्कुल पीक पर चल रहा है, सारा का सारा उबाल चल रहा है और हमें इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। तो करो और मरो का नारा देते हैं गांधी जी। गांधी जी और अदर जो लीडर्स हैं वो जेलों को भर देते हैं, वो जेलों में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में वो चले जाते हैं।
पीजेंट्स जो होते हैं, इट अट्रैक्ट पीजेंट्स एंड यूथ टू गिव अप देयर स्टडीज़ टू ज्वाइन इन। वो बोलते हैं, किसानों को बोलते हैं, स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भाई सब लोग आ जाओ, ये हमारी एजिटेशन की मूवमेंट है, डू और डाई वाला नारा दिया जा चुका है। कम्युनिकेशन एंड सिंबल ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। कि जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब भारत को छोड़ के आप चले जाइए, पूरा बुरी तरीके से ये आंदोलन चल रहा है। लोगों ने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए हैं, जेलों में सारे लीडर्स को डाल दिया गया है, जो भी सिंबल्स उनको स्टेट अथॉरिटी का दिखाई देता है उसको अटैक किया जा रहा है। लोग जो है अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं बंगाल में, महाराष्ट्र में और यूपी में। फर्स्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश वॉज सिवियर रिप्रेशन, सिवियरली रिप्रेस करते हैं। The movement sparked off a national consciousness and ultimately brought the British Raj to its knees. ये वो मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो जाता है, लास्ट है ये क्योंकि 42 में, मतलब अभी भी हमको 4-5 साल और लग गए, बट उस टाइम का पीरियड समझिए, ये मूवमेंट चलता रहा। 42 में शुरुआत हुआ और थोड़े दिन चलता है, तो इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होता है कि इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को लास्ट में छोड़ना पड़ता है भारत असली में। तो ये देखिए कुछ लीडर्स, देखिए सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा वाले आइडियाज़ को नहीं माना था क्योंकि ये रेडिकलिस्ट ग्रुप से हैं, तो इन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाई थी INA में, और फिर इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं। मतलब इंडियन नेशनल आर्मी जो होती है उसी को कहते हैं आज़ाद हिंद फौज। ये देखिए C राजगोपालाचारी हैं, जो कि उनको प्यार से राजा जी बोला जाता है। ये सॉल्ट सत्याग्रह के साउथ में वो लीडर रहे हैं। ये सर्व्ड एज ए मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946। तो ये कुछ लीडर्स के फोटोग्राफ्स हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लखनऊ पैक्ट में। लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग साथ में आई थी। ही रिकॉग्नाइज मुस्लिम लीग आफ्टर 1934, ही बिकेम द मेजर स्पोक्स पर्सन। अभी हम जो बात करेंगे इसके टाइम पीरियड के बाद वाले टाइम पीरियड को, 44, 45, 46, तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हम बात करते हैं कि उन्होंने अलग से मुस्लिम प्रोविंस की डिमांड कर ली थी। अब क्या हो रहा है, 1940 के बाद जो मुस्लिम लीग है ना, अब मुस्लिम लीग के बारे में बात कर लेते हैं। 39 में हमने बात कर लिया। 1940 में जो मुस्लिम लीग है उसके लीडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना। वो मूव करते हैं एक पाकिस्तान रिजोल्यूशन। वो बोलते हैं डिमांडिंग अ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम। वो तब से डिमांड करना शुरू कर देते हैं 1940 से कि हमें एक मुस्लिम डोमिनेटेड अलग से पाकिस्तान चाहिए फॉर मुस्लिम्स इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ कंट्री। तो नॉर्थ और ईस्ट दोनों में बना था। ईस्ट में बांग्लादेश बना, जिसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता है, और वेस्टर्न पाकिस्तान को पाकिस्तान कहा जाता है। तो रीजंस क्या थे? रीजंस ये थे कि इन्फ्लुएंस बाय द हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन सम हिंदूज एंड मुस्लिम। 1920 और 1930 में ना बहुत सारे हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए थे, इसकी वजह से ये ऐसा सोच रहे थे। और प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुए थे 1937 में कन्विंस द लीग दैट मुस्लिम वर अ माइनॉरिटी। दो कारण थे उनकी ये डिमांड करने के। देखिए, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, मैं आपको कहती हूँ आपको प्री कंसीव्ड नोशन के साथ हिस्ट्री नहीं पढ़नी, आपको अपना दिमाग खुला रख के पढ़नी है। अब आप हिस्ट्री के स्टूडेंट, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान की डिमांड क्यों की जा रही थी आखिर। तो दो कारण थे। पहला कारण ये था कि हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे थे इंडिया में 1920 से 1930 के बीच में। दूसरा कारण ये था कि हिंदूज जो थे वो माइनॉरिटी में थे, इसलिए वो डर के वजह से डिमांड करते थे। ये पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं उनके अपने पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली दे आर द वॉइसेस ऑफ द कॉमन पीपल। ओके, तो मुस्लिम जो थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनका माइनॉरिटी है, तो द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ ए जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937। तो कांग्रेस जो है, जॉइंट कांग्रेस लीग जो है, उसको मना कर दिया जाता है। लीग ट्राई टू enlarge its support in early 1940s where most of the Congress leader were in jail। अब क्या होता है ना, ये वो वाला टाइम पीरियड है जब कांग्रेस तो है अगेंस्ट में काम कर रही है ब्रिटिशर्स के, बट मुस्लिम लीग जो है वो उनके सपोर्ट में काम करती थी। तो कांग्रेस के लीडर्स को तो डाल दिया गया जेल में, बट मुस्लिम लीग जो है अपना काम कर रही है। उस टाइम उसके लीडर्स जेल में नहीं है। अब क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में। कैसे खत्म हो रहा है? हिरोशिमा नागासाकी के साथ खत्म होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्बिंग हो जाती है और उसके बाद वर्ल्ड वॉर का एंड माना जाता है, जापान खत्म। क्योंकि जापान उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा था। इस टाइम पे हम लोग ये भी डर रहे थे कि कहीं जापान ही हमारे को अपनी कॉलोनी ना बना ले, क्योंकि जापान जो है वर्ल्ड वॉर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था उस टाइम पे। तो अब क्या होता है, वर्ल्ड वॉर एंड हो गई और क्या हो गया, टॉक फेल्ड बिकॉज लीग क्लेम टू बी द सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियन मुस्लिम। अब जो उस टाइम पे जो टॉक्स होनी थी वो फेल हो जाती हैं। इसलिए फेल होती हैं क्योंकि लीग की तरफ से, लीग जो होती है अपने आप को मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव कहती है। कांग्रेस जो है ये मानने से इनकार कर देती है कि लीग जो है वो पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लीग एक मुस्लिम्स की पार्टी है, बट सारे मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस बात से जो है वो टॉक फेल हो जाती है।
फिर आता है 1946 वाला टाइम पीरियड, जिसमें कैबिनेट मिशन आता है। तो ब्रिटिश कैबिनेट जो है वो 3 मेंबर मिशन भेजता है दिल्ली में, जो पार्टीशन की डिमांड है, जो मुस्लिम्स जो अपना अलग से कंट्री मांग रहे हैं, और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को बनाने के लिए एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। तो ये मिशन क्या कहता है, ये सजेस्ट करता है कि इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड विद द सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। ये किस मिशन भी, ये आपको जानना ज़रूरी है, ये मिशन भी यही कहता है कि कोई डिवीज़न नहीं होना चाहिए। फिर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं प्रोविंसेस में। 1946 में कांग्रेस अच्छा करती है, डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा करते हैं। कांग्रेस और लीग जो है उसका डिसएग्रीमेंट होता है, लीग जो होती है कैबिनेट मिशन प्लान से विड्रॉ कर लेती है। क्यों करती है लीग कैबिनेट मिशन प्लान से विड्रॉ? क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान ने भी प्रपोज कर दिया था कि हमें 2 डिवीजन नहीं होने चाहिए, मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं बनना चाहिए, ये 1946 वाले कमीशन ने बोल दिया था। तो इसलिए लीग ने कहा कि हम नहीं मान रहे बात, वो वहाँ से नाराज़ होकर चले जाते हैं। 16 अगस्त को क्या होता है 1946 में, डायरेक्ट एक्शन डे जो है मुस्लिम लीग अनाउंस करती है पाकिस्तान बनाने के लिए। सितंबर 46 में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है नेहरू जी के द्वारा। अक्टूबर में लीग ज्वाइन करती है इंटरिम गवर्नमेंट एंड फॉलोज ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच। सिर्फ और सिर्फ किस लिए ज्वाइन करती है? ऑब्स्ट्रक्शंस डालने के लिए। तो लीग को ज्वाइन कर लेती है, लीग जो ज्वाइन कर लेती है इंटरिम गवर्नमेंट को। फरवरी 47 में क्या होता है, कांग्रेस मेंबर्स डिमांडेड रिमूवल ऑफ लीग मेंबर्स, क्योंकि वो तंग कर रहे थे, आके परेशान कर रहे थे, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिसीज थी। तो कांग्रेस के लीडर बोलते हैं कि भैया हटा दो लीग मेंबर्स को। लीग डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो लीग को क्या करती है, डिमांड करती है डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिमांड कर देती है। और क्या होता है, एटलीस्ट का स्टेटमेंट आता है फैब 47 में, पावर में भी ट्रांसफर टू 1 सेंटर और एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन सम एरियाज। फरवरी 47 में एटली का स्टेटमेंट जो होता है उसमें बोला जाता है कि एक सेंटर बना दिया जाए और एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस है इन सम एरियाज, उसके अंदर पावर को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। 47 के जून 47 में माउंटबेटन प्लान आता है, तब जाके ये प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन, ऑटोनॉमी एंड सॉवरेनिटी टू बोथ नेशन, यहाँ पे ये एग्री होता है। कैबिनेट मिशन प्लान में एग्री नहीं हुआ था पाकिस्तान बनाने के लिए, लेकिन माउंटबेटन प्लान में एग्री किया जाता है कि पाकिस्तान होना चाहिए, जो जून 47 में आया था। उसके बाद तो इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है, 47 में पार्टीशन हो जाता है और इंडिया और पाकिस्तान 2 बन जाते हैं। तो ये था पूरा का पूरा सफ़र जो शुरुआत होता है 1857 से लेके 1947 तक। ठीक है, कंक्लूजन अगर आप देखते हैं तो इंडिया का जो पार्टीशन था ये 2 नेशंस क्रिएट कर देता है, पाकिस्तान और इंडिया। मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं पाकिस्तान के, लॉर्ड माउंटबेटन जो है इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं। पार्टीशन के बहुत सारे सीरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स होते हैं, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने बहुत सारे मूवीज़ भी देखे हैं, डायरेक्ट भी देखा इतने सारे लोगों ने। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जिनके पूर्वज जो है उन्होंने वो बताएंगे आपको कि दादा या परदादा ने बताया होगा कि पार्टीशन के टाइम पे कितना कितना प्रॉब्लम हुआ था। कम्युनल कॉन्शियसनेस जो होती है लोगों की अराउज हो जाती है पार्टीशन के बाद। ऐसा ये क्या हो रहा है अभी, ये तो इंडिया की बात थी, अभी वर्ल्ड ओवर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो रहा था 20वीं सेंचुरी में, क्या हो रहा है, एफ्रो एशियन नेशंस के अंदर भी कॉन्शियसनेस आ रही है इंडिपेंडेंस के लिए। घाना जो है नोन एज गोल्ड कोस्ट, उसके अंदर भी फ्रीडम मूवमेंट चल रही है। वो फोर्स कर रहे हैं ब्रिटिशर को टू ग्रांट लेजिस्लेचर एंड कंटेन नो नॉमिनेशन और स्पेशल मेंबर्स, और इनको भी मिलती है 54 में इंडिपेंडेंस। हमको 47 में मिली, घाना को 54 में। इलेक्शन और न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ पे शुरू होती है। 57 में इट बिकेम द फर्स्ट सब सहारन अफ्रीकन कंट्री टू गेन इंडिपेंडेंस। 57 में जाके उनको प्रॉपर जो है इंडिपेंडेंस मिल जाती है। किसको? घाना को। तो पहली जो कंट्री है जो अफ्रीका की जिसको फुल इंडिपेंडेंस मिलती है वो घाना है 1957 में, काफ़ी एजिटेशन के बाद। तो ये वर्ल्ड ओवर चल रहा है। इस चैप्टर को आपने अभी देखा 1857 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड था उसके बारे में हमने देखा। लास्ट में जो है ये मैंने आपको टाइमलाइन का इवेंट दिया हुआ है, इसको आप पढ़ के पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 57 में क्या हुआ, सिपाही म्यूटिनी होती है। 61 के अंदर क्या होता है, हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। 78-83 में इल्बर्ट बिल और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। 85 के अंदर जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। 1905 तक जो है मॉडरेट फेज चलता है। 1905 में पार्टीशन हो गया, एक्सट्रीमिस्ट भी आ जाते हैं अब तक। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग कहती है पार्टीशन ठीक है। 1907 में जो है सूरत का स्प्लिट होता है कांग्रेस में, किसमें, एक्सट्रीम मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हो जाता है। 1915 में महात्मा गांधी आते हैं। 1915 में महात्मा गांधी भी आते हैं और कांग्रेस जो है यूनाइट भी हो जाती है दोबारा, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। 16 के अंदर मुस्लिम लीग जो होती है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ पैक्ट साइन करते हैं।
17 में चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है, खेड़ा सत्याग्रह 18 में, 19 में रॉलेट एक्ट होता है और उसके बाद होता है जलियांवाला बाग का मैसाकर। 20 में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाता है, किसकी वजह से? जलियांवाला बाग मैसाकर की वजह से, और खिलाफत एजिटेशन भी शुरू होता है। 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंस हो जाता है, सस्पेंशन की जाती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर। स्वराजिस्ट कहते हैं हम पार्टी मतलब लेजिस्लेशन अंदर जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। नॉन चेंजर्स कहते हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। 1927 में आता है साइमन कमीशन। 28 में साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट करते वक्त लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। 29 में पूर्ण स्वराज जो है ये पास किया जाता है लाहौर सेशन में। 30 में जो है इंडिपेंडेंस डे को ऑब्जर्व किया जाता है और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है डांडी मार्च के साथ। 31 में जो है सस्पेंशन होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। एग्जीक्यूशन होता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का 31 में। 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 37 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमको प्रोवाइड की जाती है। 1940 में मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन लेकर आती है, अगस्त ऑफर दिया जाता है उनको। 42 में जो है क्रिप्स मिशन आता है बीच में, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। क्रिप्स मिशन भी हमारे फेल होती है, हेवीली टॉक भी, और क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। 45 में जनरल इलेक्शन होते हैं इंडिया में। 46 में कैबिनेट प्लान आता है, कैबिनेट प्लान भी मना करता है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। मुस्लिम लीग जो है इसको विड्रॉ कर लेती है और अपना डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस करती है। 47 में आता है एटलीस्ट स्टेटमेंट। उसके बाद आता है माउंटबेटन का प्लान जो कि पार्टीशन को सपोर्ट करता है और इंडिया का पार्टीशन होता है। तो इस तरीके से जो है आप ये पूरे चार्ट से रिवाइज भी कर सकते हैं पूरे चैप्टर को। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फैक्ट्स को हम बाद में लर्न कर लेंगे सीनियर क्लासेस में, बट अभी जो है फ्रेमवर्क को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको हिस्ट्री की क्लासेस पसंद आ रही हैं और आप अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में भी केपेबल हो पा रहे हैं इन क्लासेस को देखते हुए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।